दोस्तों, पिछले कुछ हफ्ते से न्यूज चैनल खोलो या ट्विटर, सिर्फ बांग्लादेश की ही चर्चा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सिस्टम ने वहां की पूरी सत्ता को पलट दिया है, वो आखिर काम कैसे करता है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि बांग्लादेश में सरकार चुनी कैसे जाती है। क्या वहां भी हमारे इंडिया की तरह ही वोटिंग होती है या फिर खेल कुछ अलग है? और सबसे बड़ा सवाल जो आजकल सभी लोग पूछ रहे हैं कि क्या चलती फिरती पॉलिटिकल पार्टी को रातों रात बैन किया जा सकता है? ये हक किसके पास है? वहां की आर्मी के पास, कोर्ट के पास, या फिर उस वक्त की सरकार के पास? आज इस उलझी हुई गुत्थी को एकदम आसान शब्दों में सुलझाते हैं और देखते हैं कि हमारा और उनका लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कितना अलग है। चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप ये जान लो कि बांग्लादेश की लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि उसके एक तरफ तो म्यांमार है और बाकी तीन तरफ से हमारा प्यारा भारत उसे घेरे हुए है। अब बात करते हैं वहाँ के पावर गेम की, तो वहाँ का सिस्टम भी काफी हद तक हमारे जैसा ही दिखता है, एक संसदीय लोकतंत्र यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसा। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि बांग्लादेश में सरकार चुनी कैसे जाती है, क्या वहाँ का खेल अब बदल गया है, और सबसे बड़ा सवाल जो आजकल सभी लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी चलती फिरती पॉलिटिकल पार्टी को रातों रात बैन किया जा सकता है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अभी तक वहाँ प्रधानमंत्री के पास असीमित शक्तियां थी, जितनी बार चाहो जब चाहो कुर्सी पर बने रहो। लेकिन अब इतिहास बदल चुका है। जुलाई चार्टर 2025 के क्रांतिकारी सुधारों ने सत्ता की इस भूख पर लगाम लगा दी है। नया नियम साफ कहता है 2 बार से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं, मतलब अब कोई भी नेता अधिकतम 10 साल ही राज कर पाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि भविष्य में कोई भी दशकों तक कुर्सी पर कब्जा जमाकर तानाशाही ना कर सके। ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए एक नई सुबह जैसा है, जहां कुर्सी पर नहीं बल्कि काम पर फोकस होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बदलाव हुआ है और वो है राष्ट्रपति की भूमिका में। जुलाई चार्टर 2025 से पहले बांग्लादेश में राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह था। राष्ट्रपति वही करते थे जो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट उन्हें कहने को करती थी। उनके पास अपने दम पर फैसला लेने की ताकत लगभग ना के बराबर थी। पर अब खेल पूरी तरह बदल गया है। जुलाई चार्टर के बाद राष्ट्रपति अब केवल नामात्र के मुखिया नहीं रह गए हैं, अब उन्हें कुछ सुपर पावर्स दे दी गई हैं ताकि सत्ता का संतुलन बना रहे। सबसे पहले है स्वतंत्र नियुक्तियां, जिसके तहत अब राष्ट्रपति चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग और लोक सेवा आयोग जैसे बड़े संस्थानों के प्रमुख को बिना प्रधानमंत्री की सलाह के सीधे नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है चेक एंड बैलेंस। इसका सीधा मतलब यह है कि अब राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगाने का काम करेगा ताकि भविष्य में फिर कभी कोई एक व्यक्ति पूरी व्यवस्था को कंट्रोल ना कर सके। यानी अब राष्ट्रपति जी सिर्फ फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, बल्कि वो लोकतंत्र के असली वॉचडॉग या पहरेदार की तरह काम करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि भाई ये सब तो ठीक है, पर वहाँ चुनाव आखिर कराता कौन है? हमारे भारत में तो एक पावरफुल चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पर बांग्लादेश की कहानी यहाँ बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ वापस आ गया है एक अनोखा और चर्चा में रहने वाला सिस्टम, केयर टेकर गवर्नमेंट यानी नॉन पार्टी केयर टेकर गवर्नमेंट। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। शेख हसीना की सरकार ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया था, लेकिन दिसंबर 2024 में वहां के हाई कोर्ट ने इसे फिर से जिंदा कर दिया है। ये किसी रिबूट बटन जैसा है, यानी जब भी चुनाव होंगे तो उस वक्त की सरकार को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। उनकी जगह एक न्यूट्रल या निष्पक्ष अंतरिम सरकार आएगी, जिसका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा। इसका इकलौता मकसद यह है कि चुनाव में कोई धांधली ना हो और जनता का वोट एकदम सुरक्षित रहे। और इस पूरे प्रोसेस में राष्ट्रपति की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि वही इस अंतरिम सरकार के कामकाज और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। यानी अब कोई भी पार्टी पावर में रहकर दोबारा चुनाव को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। अब आते हैं उस सबसे बड़े अंतर पर जो अब तक बांग्लादेश को भारत से अलग खड़ा करता आया है। देखिए, हमारे इंडिया में 2 चेक पॉइंट्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन बांग्लादेश में अब तक सिर्फ एक ही पावर सेंटर था, जिसे कहते थे जातीय संसद। यहाँ का गणित बहुत सीधा था। कुल 350 सीटें, जिनमें से 300 पर डायरेक्ट चुनाव और 50 सीटें महिलाओं के लिए फिक्स। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आता है आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज वाला ट्विस्ट। पुराने सिस्टम में खतरा था कि एक ही सदन होने की वजह से कानून बहुत जल्दी और बिना ज्यादा रोक टोक के पास हो जाते थे। लेकिन अब जो नया सुधार यानी रिफॉर्म्स प्रस्तावित किए गए हैं, उनमें भारत के तरह ही 2 सदनों वाली संसद यानी बाइकैमरल पार्लियामेंट बनाने की तैयारी है। यानी अब वहां भी एक अपर हाउस होगा। इसका फायदा यह है कि अब कोई भी कानून हड़बड़ी में पास नहीं होगा, उस पर 2 बार चर्चा होगी, ज्यादा एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी और फिर वो फाइनल होगा।
मतलब अब बांग्लादेश का लोकतंत्र और भी मैच्योर होने जा रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरे देश में बहस छेड़ रखी है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। बांग्लादेश के कानून में सरकार के पास यह सुपर पावर है। अगर सरकार को लगता है कि कोई पार्टी देश की अखंडता के खिलाफ काम कर रही है या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी सरकारी आदेश के जरिए उस पर ताला लगा सकती है। लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। इस फैसले को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और अगर कोर्ट को लगा कि फैसला गलत है तो वह उसे वापस पलट भी सकता है। न्यायपालिका की बात निकली है तो एक और बड़ा बदलाव जान लीजिए दोस्तों। पहले जजों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा दखल होता था, जिससे अक्सर निष्पक्षता पर सवाल उठते थे। लेकिन अब वहां एक स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब है कि अब जजों का चुनाव नेता नहीं बल्कि एक न्यूट्रल बॉडी करेगी। इससे जज बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपने फैसले सुना पाएंगे, फिर चाहे फैसला सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, बांग्लादेश का लोकतंत्र अब एक बड़े बदलाव यानी लोकतांत्रिक पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा है। फरवरी 2026 में वहां एक जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम भी होने वाला है, जहां जनता खुद तय करेगी कि उन्हें ये नए बदलाव मंजूर हैं या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत की तरह 2 सदनों वाली संसद बांग्लादेश के लिए सही फैसला है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।